हेलो स्टूडेंट। हम लोग क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत परीक्षा विशेषांक देख रहे थे और परीक्षा विशेषांक के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो बोर्ड परीक्षा के लिए आपका मानचित्र का कार्य निर्धारित किया गया है, तो उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। हम लोग जानते हैं कि 10th क्लास के अंतर्गत जो सामाजिक विज्ञान होता है उसके अंतर्गत 10 नंबर का मानचित्र का कार्य पूछा जाता है। तो हम इसके पहले एक पार्ट जारी कर चुके हैं और उसके अंतर्गत इतिहास से संबंधित जितने भी मानचित्र का कार्य पूछा जाता है उस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। उसी तरह से ज्योग्राफी के अंतर्गत भी कुछ टॉपिक पर हम डिस्कशन कर चुके हैं, जैसे मृदा की बात करें, चाहे फसल की बात करें, चाहे बांध तथा बांध पर किस नदी पर बना हुआ है उस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज कुछ विशेष टॉपिक पर डिस्कशन करना है, जैसे कि खनिज संसाधन पर डिस्कशन करना है, विनिर्माण उद्योग पर करना है तथा कुछ राष्ट्रीय मार्गों से जो क्वेश्चन इसके अंतर्गत बनता है उस पर हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो हम डिस्कशन की शुरुआत करते हैं खनिज संसाधन से करते हैं और खनिज संसाधन के अंतर्गत हम जानते हैं कि बहुत से खनिज संसाधन पाए जाते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है परीक्षा में उसको पूछने की संभावना है उस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम जीवाश्म ईंधन की बात करते हैं। तो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत देखिए पेट्रोलियम, कोयला तथा प्राकृतिक गैस आता है। तो हम लोग पहले इसी को देखते हैं कि किन क्षेत्रों में पेट्रोलियम खनिज पाए जाते हैं, पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, किन क्षेत्रों में कोयले का उत्पादन होता है, किन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न को समझिए। पहले जब प्रश्न को समझ लेंगे तो नो डाउट आप मानचित्र का कार्य भी कर लेंगे। पूछ क्या रहा है कि कभी कभी क्या पूछ रहा है कि भारत का कोई तेल उत्पादक यानी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र दर्शित कीजिए। कभी कभी पूछ रहा है कि भारत का कोई सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र को दर्शित कीजिए। तो दो प्रकार के क्वेश्चन कर रहा है। तो दो प्रकार के जब क्वेश्चन कर रहा है तो इसको आप लोग क्या करेंगे, तो देखिए सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में होता है और मुंबई हाईवे, तो मुंबई को पहचान करना आसान काम है। ये है आपका मुंबई और मुंबई हाईवे हाई थोड़ा सा मुंबई से अंदर की तरफ है, इसीलिए इसको ध्यान दीजिएगा। यह मुंबई हाईवे हाई है, मुंबई हाई, जो कि सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। प्राकृतिक गैस की बात करें तो प्राकृतिक गैस यहीं से उत्पादित होता है, प्राकृतिक गैस, और इसको वसीम बोलते हैं, वसीम बोलते हैं। तो नंबर 1 कि पेट्रोलियम का उत्पादन तथा प्राकृतिक गैस का उत्पादन यहीं से आपको मिल जाएगा और यह सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। अगर इसके अतिरिक्त देखिए दोनों क्वेश्चन का आंसर यहीं से मिल रहा है कि भारत का कोई पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र को इस चिन्ह से दर्शित कीजिए, तो भी यह मुंबई हाई आ जाता है। प्राकृतिक गैस के भी विषय में पूछते हैं तो उसी के पास जो वसीम है वह भी आपको मिल जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, आसाम का क्षेत्र है और यहाँ पर आपका शिव सागर, मोरन, उसके बाद डिगबोई, शिव नहरकटियागंज, नहरकटिया, ये 4 क्षेत्र है, ये जो कि यहां पर पड़ता है, आसाम के क्षेत्र के अंतर्गत है और यह भी क्या है, पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है। लेकिन अगर पूछ देता है कि गुजरात राज्य का पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र, तो देखिए ये गुजरात में कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हजीरा है, यहाँ पर बड़ोदरा है तथा यहाँ पर अंकलेश्वर है और यह तीनों क्षेत्र क्या होते हैं, तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अंतर्गत देखते हैं, यानी कि यह तो फिजिकल मैप है, थोड़ा सा पॉलिटिकल मैप के अंतर्गत देखते हैं। तो पॉलिटिकल मैप के अंतर्गत देखिए यहाँ पर मुंबई है
और यहाँ पर मुंबई हाई है और यहाँ पर वसीम है, जहाँ पर प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। उसी प्रकार से अगर गुजरात राज्य के विषय में पूछता है कि गुजरात राज्य का पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र को दर्शित कीजिए, तो गुजरात राज्य में हम लोग जानते हैं कि ये हजीरा है, ये अंकलेश्वर है और ये बड़ोदरा है, और यह तीनों क्या हैं, तेल उत्पादक क्षेत्र है। उसी प्रकार से अगर आसाम की बात करें तो यह देखिए आसाम राज्य है, और आसाम राज्य के अंतर्गत शिवसागर, मोरन, उसके बाद नहरकटिया, उसके बाद डिगबोई, ये चार जो क्षेत्र हैं, ये आसाम का जो चार क्षेत्र हैं, इससे पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। तो यह तीनों जो राज्य हैं, चाहे गुजरात की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे आसाम की बात करें, यह तीनों क्षेत्रों से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक होता है, जबकि अगर हम सबसे प्राचीन भारत का वह क्षेत्र जो प्राचीन पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, तो प्राचीन के अंतर्गत आसाम का क्षेत्र आ जाएगा, आसाम का क्षेत्र आ जाएगा। अगर सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक के अंतर्गत महाराष्ट्र मुंबई हाई के आ जाएगा, और यदि गुजरात के किसी क्षेत्र को पूछता है तो हजीरा, अंकलेश्वर तथा बड़ोदरा। तो देखिए बड़ोदरा को कई दृष्टिकोण से रखिए, हम उस पर चर्चा करेंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए, और मैं भी यह कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को एक ही चीज़ से अगर कई उत्पादन क्षेत्र अगर मिल जाते हैं तो मैं उसी पर डिस्कशन करने का प्रयास करता हूं और उसी को आपके लिए लाने का प्रयास करता हूं। अब मुंबई की बात करें तो मुंबई देखिए बंदरगाह, अगर बृहत बंदरगाह को हम लोग जिस दिन पर जब पढ़ेंगे, यानी बंदरगाह के विषय में पढ़ेंगे, तो बंदरगाह के विषय में क्या पूछ रहा है, बंदरगाह के विषय में दो प्रकार के क्वेश्चन कर रहा है। नंबर वन कि भारत के किसी पूर्वी छोर पर अवस्थित बंदरगाह को इस चिन्ह से दर्शित कीजिए। तो हम जानते हैं कि भारत का यह पूर्वी छोर है, तो यहां पर चाहे पारादीप की बात करें, पारादीप बंदरगाह की बात करें, चाहे विशाखापत्तनम बंदरगाह की बात करें, चाहे चेन्नई बंदरगाह की बात करें, यह सब क्या है, पूर्वी क्षेत्र पर अवस्थित हैं। और यह विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है, यह पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, और यह चेन्नई बंदरगाह यह कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में। तो जो आपको तीनों में से सिंपल लगता है उसको आप रख लीजिए, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र पर यह तीनों अवस्थित हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर बंदरगाह के विषय में बात करें तो बंदरगाह के विषय में अगर पश्चिमी क्षेत्र की बात करता है तो पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत मुंबई बंदरगाह की अगर बात करें जो सबसे बृहत बंदरगाह है। यदि हम कांडला बंदरगाह की बात करें, गुजरात की बात करें, तो गुजरात का यह कांडला बंदरगाह यहाँ पर पाया जाता है। अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा का मार्मागाओ बंदरगाह, उसके बाद मंगलुरु बंदरगाह, और उसके बाद कोची बंदरगाह, यह सब क्या है, पश्चिमी क्षेत्र के बंदरगाह है। तो इसमें से कोई भी जो सिंपल है उसको याद कर लीजिए, उसको जान लीजिए। अब मुंबई सबसे सिंपल है क्योंकि कई दृष्टिकोण से है, कांग्रेस की स्थापना के लिए है, उसके बाद पेट्रोलियम उत्पादन के लिए है, प्राकृतिक गैस उत्पादन के लिए है, और सबसे बड़ा बृहत बंदरगाह यह मुंबई बंदरगाह है। उसके बाद अगर हम कहें तो पश्चिमी क्षेत्र पर अवस्थित, भारत के पश्चिमी छोर पर अवस्थित कौन सा बंदरगाह है, तो मुंबई बंदरगाह है। तो इनमें से कोई भी आप बंदरगाह याद कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम प्राकृतिक बंदरगाह की बात करें तो तूतीकोरन बंदरगाह जो दक्षिणी तथा पूर्वी छोर पर अवस्थित है और प्राकृतिक बंदरगाह है। लेकिन इससे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, केवल दो प्रकार के क्वेश्चन कर रहा है। या तो पूछेगा कि भारत के किसी बंदरगाह का इस चिन्ह से दर्शित कीजिए, या फिर यह पूछ सकता है कि भारत के पूर्वी छोर पर अवस्थित किसी बंदरगाह को इस चिन्ह से दर्शित कीजिए, या फिर पूछ सकता है कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर अवस्थित किसी बंदरगाह को इस चिन्ह से दर्शित कीजिए। तो तीनों में से कोई भी प्रश्न पूछता है तो इसमें से सिंपल पश्चिमी छोर के लिए रख लीजिए, मुंबई को रख लीजिए, क्योंकि यह बृहत बंदरगाह है तथा पश्चिमी छोर पर भी अवस्थित है। या तो इसमें से पूर्वी छोर की यदि बात करें तो आप या तो पारादीप को रख लीजिए, या विशाखापत्तनम को रख लीजिए, या फिर चेन्नई को रख लीजिए। तो चेन्नई को रखेंगे तो दो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1927 में मद्रास का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह चेन्नई यानी कि मद्रास में हुआ था। तो इसको भी रख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दो काम करेगा। तो इस तरह से दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर हम बड़ोदरा की बात करें तो सूती वस्त्र उत्पादन की यदि बात आती है
तो सूती वस्त्र उत्पादन के अंतर्गत बड़ोदरा, गुजरात का बड़ोदरा, यह सूती वस्त्र उत्पादन के अंतर्गत भी आएगा। सूती वस्त्र का उत्पादन तो यहाँ पर हावड़ा में भी होता है, हुगली में भी होता है। उसके बाद अगर यहाँ पर कहें तो ये कानपुर में भी आपका सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। लेकिन हमको ऐसी चीज को रखना है जो कि आपको कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, तो उसको हम लोग देखेंगे। अब इसके अतिरिक्त, पेट्रोलियम के अतिरिक्त, पुनः एक बार पेट्रोलियम को देख लेते हैं कि अगर पूछता है कि भारत का कोई प्राचीन पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र को दर्शित कीजिए, तो आपको आसाम में जाना पड़ेगा। और आसाम में कोई भी, चाहे शिवसागर की बात करें, चाहे मोरन की बात करें, चाहे नाहरकटिया की बात करें, चाहे डिगबोई की बात करें, यह चारों में से कोई भी क्षेत्र दर्शित कर सकते हैं। उसके बाद यदि पूछता है कि भारत के किसी ये तेल उत्पादक क्षेत्र को दर्शित कीजिए, चाहे भारत के सर्वाधिक तेल उत्पादक क्षेत्र की दर्शित कीजिए, तो आपको मुंबई हाई में आना पड़ेगा। यदि पूछता है कि गुजरात का तेल उत्पादक क्षेत्र का वर्णन कीजिए, तो चाहे हजीरा की बात करें, चाहे अंकलेश्वर की बात करें, चाहे बड़ोदरा की बात करें, यह तीनों में से किसी को एक को दर्शित कर सकते हैं। तो यह हुआ आपका पेट्रोलियम। उसके बाद हम लोग कोयला के अंतर्गत चलते हैं। तो कोयला के अंतर्गत देखिए, इसमें भी कई प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। अगर यह क्वेश्चन पूछता है कि भारत के किसी कोयला उत्पादक क्षेत्र का वर्णन कीजिए, या कोयला उत्पादक क्षेत्र को दर्शित कीजिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए इसके लिए पहले और कई दृष्टिकोण से इसको ध्यान रखिएगा कि जो कर्क रेखा है भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे झारखंड की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, मिजोरम की बात करें, और आपको इसी पर रहना है। तो अगर हम कहें कि मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन क्षेत्र पूछता है, तो सिंगरैनी कहाँ मिलेगा? तो आपको यहीं पर मिलेगा। और इसको जो भारत के मध्य से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, वहीं पर यह सब कोयला उत्पादन क्षेत्र मिलेंगे। तो सिंगरैनी कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा। उसी तरह से अगर हम कहें कि बोकारो और झरिया, जो कि झारखंड के कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर बोकारो, यहाँ पर झरिया, और यहाँ पर मिलेगा रानीगंज। रानीगंज कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम कहें, अगर इसके अंतर्गत देखते हैं, तो इसके अंतर्गत आपको जो सिंगरैनी मिलेगा, सिंगरैनी यहाँ पर मिलेगा। उसी तरह से अगर हम कहें कि बोकारो, झरिया, और यहाँ पर मिलेगा आपका बोकारो, झरिया, और यहाँ पर मिलेगा रानीगंज। ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, ये झारखंड का क्षेत्र है, और यह है आपका मध्य प्रदेश का। तो यह मध्य प्रदेश का सिंगरैनी है, यह झरिया है, यह बोकारो है, और यह रानीगंज है। उसी प्रकार से अगर छत्तीसगढ़ के कोयला उत्पादन क्षेत्र को पूछता है, तो क्या कौन सा है? कोरबा है, यहाँ पर है। उसी प्रकार से सिंगरैनी के विषय में पूछता है, तो सिंगरैनी कहाँ है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश में है, और इसका क्षेत्र जो है यह है। उसी प्रकार से कभी कभी पूछता है कि दक्षिण का कोई कोयला उत्पादक क्षेत्र या तमिलनाडु राज्य का कोयला उत्पादक क्षेत्र, तो वह कौन सा है? तो नेवली है। तो नेवली कहाँ अवस्थित है? तो यहाँ अवस्थित है। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कई चीज़ें मिलेगा, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। तो यह है कोयला उत्पादक क्षेत्र। अगर मध्य प्रदेश के कोयला उत्पादक क्षेत्र के विषय में पूछता है, तो सिंगरैनी है। उसके बाद यदि छत्तीसगढ़ के कोयला उत्पादक क्षेत्र को पूछता है, तो कोरबा है। यदि झारखंड के कोयला उत्पादन क्षेत्र को पूछता है, तो बोकारो और झरिया, तो कोई भी एक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि पश्चिम बंगाल का क्षेत्र पूछता है, तो यह है रानीगंज। रानीगंज को आप यहाँ पर दर्शित कीजिए। तो यह हुआ। उसी प्रकार से अगर आंध्र प्रदेश का पूछता है, तो आंध्र प्रदेश का आपका नाम है इसका सिंगरैनी। सिंगरैनी यहाँ पर है आंध्र प्रदेश में। और उसी तरह से अगर नेवली, जो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है, चाहे भारत के दक्षिण में अवस्थित है, यदि पूछता है तो यह नेवली। ठीक इसी प्रकार से इस मैप पर देखिए, तो इस मैप पर नेवली यहाँ पर मिलेगा। उसी प्रकार से सिंगरैनी यहाँ पर मिलेगा,
सिंगरैनी यहाँ पर मिलेगा, और इसी प्रकार से यह कोरबा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मिलेगा, और यह मध्य प्रदेश का सिंगरैनी है, यह छत्तीसगढ़ का कोरबा है, यह झारखंड का आपका झरिया तथा बोकारो है, तथा यह रानीगंज है, यह रानीगंज है, यह बोकारो है, यह झरिया है, और यह सिंगरैनी है, यह कोरबा है, यह भी सिंगरौली है, और यह आपका नेवली है। तो यह है भारत का कोयला उत्पादक क्षेत्र। तो इस तरह से हम लोग तीन चीज को देखें कि भारत का पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र, भारत में जो पूर्वी क्षेत्र पर अवस्थित बंदरगाह की बात करें, चाहे पश्चिमी क्षेत्र पर बंदरगाह की बात करें, चाहे बृहत बंदरगाह की बात करें, चाहे प्राकृतिक बंदरगाह की बात करें, चाहे भारत का कोई भी बंदरगाह, आप इस चिन्ह से दर्शित कीजिए। नदी चिन्ह, अगर नदी बंदरगाह के विषय में पूछता है तो देखिए अब क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछने का समय है। तो अगर नदी बंदरगाह की पूछता है तो यह नदी बंदरगाह है, जो कोलकाता बंदरगाह है वह नदी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोग तीन चीजों को देखा, पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र, कोयला उत्पादन क्षेत्र तथा भारत में पाए जाने वाले बंदरगाह। अब हम लोग अन्य चीज को देखते हैं, चाहे बॉक्साइट की बात करें, चाहे मैग्नीज की बात करें, चाहे लौह अयस्क की उत्पादक क्षेत्र। देखिए लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र के रूप में पूछ रहा है, 2024 का पेपर उठा करके देखेंगे तो उसके अंतर्गत लौह उत्पादक क्षेत्र पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि लौह उत्पादक पेटी कौन सी है, 4 पेटियां पाई जाती हैं, झारखंड, उड़ीसा पेटी। तो झारखंड उड़ीसा पेटी, जब झारखंड राज्य यहाँ पर है तो झारखंड उड़ीसा पेटी कहाँ पर पड़ेगा, यहीं पर पड़ेगा। इस क्षेत्र को आप लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र के रूप में दर्शित कर सकते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र तथा गोवा पेटी की अगर बात करा है तो महाराष्ट्र तथा गोवा पेटी, तो यहाँ पर महाराष्ट्र और गोवा राज्य के अंतर्गत जो लौह अयस्क का उत्पादन होता है तो महाराष्ट्र और गोवा पेटी के अंतर्गत होता है। उसी प्रकार से एक और पेटी है जिसका नाम है उसका नाम है, सॉरी भूल रहे हैं, हाँ, बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरू पेटी। यह कहाँ है तो कर्नाटका में है, तो आप कर्नाटका को रख सकते हैं, यह भी लौह अयस्क उत्पादन होता है। उसी प्रकार से एक और है जिसको हम लोग दुर्ग, बस्तर तथा चंद्रपुर पेटी के नाम से जानते हैं, और यह कहाँ पर है तो यह छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत है। तो देखिए 2024 के पेपर के अंतर्गत लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र पूछ रहा है, इस बात को ध्यान रखिए। और लौह अयस्क का सर्वाधिक यदि उत्पादन की बात किया जाए तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है 33%। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में कितना होता है तो 28% लौह अयस्क का उत्पादन होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम कहें कि छत्तीसगढ़ यानी तीसरे नंबर पर कौन सा है, छत्तीसगढ़, जहां पर 19% उत्पादन होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो तमिलनाडु, कर्नाटका की बात करें जहां पर 11% लौह अयस्क का उत्पादन होता है। अन्य 9% जो बचता है अन्य जगहों पर से उत्पादित किया जाता है। तो सर्वाधिक यदि कोई लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र पूछता है तो कौन सा है, उड़ीसा। तो उड़ीसा को आप दर्शित कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यह झारखंड और उड़ीसा पेटी है। तो भारत में लौह अयस्क उत्पादन के विषय में पूछता है तो नो डाउट आप इसमें से कोई भी 4 पेटियों में से कोई भी एक पेटी को आप दर्शित कर सकते हैं। लेकिन यदि यह पूछता है कि भारत के सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र, तो सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत झारखंड तथा उड़ीसा पेटी के अंतर्गत सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है। और भारत का सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन करने वाला कौन सा क्षेत्र है तो उड़ीसा है, दूसरे नंबर पर झारखंड है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, चौथे नंबर पर तीसरे नंबर पर आपका छत्तीसगढ़ है, चौथे नंबर पर कर्नाटका है तथा अन्य जगहों से 9% उत्पादित होती है। तो इस तरह से यह लौह अयस्क की पेटी है। और इससे 2024 के अंतर्गत 2 प्रकार के क्वेश्चन बना है। पहला नंबर कि भारत के किसी लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र को दर्शित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कौन बनाया है कि भारत के सर्वाधिक लौह उत्पादक क्षेत्र को दर्शित कीजिए। तो यह अगर रखते हैं तो दोनों काम कर जाएगा। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं तो झारखंड उड़ीसा पेटी के नाम से जानते हैं, उड़ीसा
पेटी के नाम से जानते हैं। यह भारत का लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र भी है और सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। तो हम क्यों नहीं इसी को रखते हैं, एक ही को हम लोग जानते हैं और एक को हम लोग जानते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, दोनों ही प्रकार के प्रश्न यदि पूछता है तो आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, बंदरगाह तथा लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र, यह जो 5 होता है उसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं, के अतिरिक्त हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत 2 चीज को और देखते हैं। लौह इस्पात उद्योग, चाहे भद्रावती की बात करें, चाहे भिलाई की बात करें, चाहे राउरकेला की बात करें, चाहे स्टील सिटी जमशेदपुर की बात करें, यह 4 को हम लोग दर्शित करते हैं। उसके बाद यह देखा जा रहा है कि परीक्षा के अंतर्गत पेपर उठा करके देखेंगे तो पूछ रहा है कि भारत का सूती वस्त्र उत्पादन क्षेत्र, तो भारत का रेशमी वस्त्र उत्पादन क्षेत्र, भारत का ऊनी वस्त्र उत्पादन क्षेत्र, तो हमको ऐसे क्षेत्र को दर्शित करना है, ऐसे क्षेत्र की पहचान करना है जो कम से कम 3 नहीं तो 2 का कार्य कर सके। जैसे कि ऊनी वस्त्र का भी उत्पादन करता हो, रेशमी वस्त्र का भी उत्पादन करता हो। अगर सूती वस्त्र का भी उत्पादन वहीं पर होता है तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, पहले हम लोग सूती वस्त्र उत्पादन को देखते हैं। कोई भारत का कोई भी सूती उत्पादन अगर क्षेत्र पूछता है तो आप लोगों को करना क्या होगा कि कोई भी करता है तो हमने जैसा कि कहा कि कानपुर की यदि बात करें, चाहे बड़ोदरा की बात करें, चाहे ये पश्चिम बंगाल में हावड़ा की बात करें, चाहे हुगली की बात करें, यह सूती वस्त्र उत्पादन क्षेत्र है। लेकिन समस्या यह उत्पन्न होता है कि कभी कभी क्या करता है कि कभी कभी पूछ देता है कि उत्तर का कोई ऊनी वस्त्र उत्पादन क्षेत्र या उत्तर का कोई रेशमी वस्त्र उत्पादन क्षेत्र। तो देखिए, इसके लिए कि उत्तर का कोई रेशमी वस्त्र उत्पादन क्षेत्र चाहे ऊनी वस्त्र उत्पादन क्षेत्र यदि प्रश्न पूछता है, तो उत्तर का यदि पूछता है तो भी, अगर भारत का कोई ऊनी वस्त्र उत्पादन क्षेत्र पूछता है, चाहे रेशमी वस्त्र उत्पादन क्षेत्र पूछता है, तो भी आप श्रीनगर को रखिए। तो अगर उत्तर को पूछता है तो श्रीनगर में दोनों ही चीजें उत्पादित होती हैं, यानी कि रेशमी वस्त्र भी का भी उत्पादन होता है तथा ऊनी वस्त्र का भी उत्पादन होता है। तो इसको रखेंगे तो भारत उत्तरी का भी हो जाएगा और भारत का भी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि भारत का कोई ऊनी वस्त्र उत्पादन क्षेत्र, चाहे भारत का कोई रेशमी वस्त्र उत्पादन क्षेत्र, श्रीनगर को लगाएंगे, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर दक्षिण का पूछता है तो दक्षिण का पूछता है तो उसके लिए आप बेंगलुरु को रखिए। कर्नाटका में अवस्थित है बेंगलुरु, और बेंगलुरु के अंतर्गत दोनों ही उत्पादन होता है, तो ऊनी वस्त्र का भी उत्पादन होता है और रेशमी वस्त्र का भी उत्पादन होता है। अब ये देखिए, यहां से क्या मिलेगा, तो यहां पर भी अगर रखते हैं बेंगलुरु को रखते हैं, बेंगलुरु को रखते हैं, तो बेंगलुरु को रखते हैं तो कई दृष्टिकोण से यह आपको काम करेगा। नंबर 1 कि दक्षिण का कोई रेशमी वस्त्र उत्पादन क्षेत्र यदि पूछता है, या पूछता है कि दक्षिण का कोई ऊनी वस्त्र उत्पादन क्षेत्र, नो डाउट आपको इसी से काम हो जाएगा, क्योंकि आपको बेंगलुरु में ऊनी उत्पादन भी होता है, ऊनी वस्त्र का उत्पादन भी होता है, रेशमी वस्त्र का उत्पादन होता है। और यदि भारत में यह पूछता है कि भारत में ऊनी वस्त्र का उत्पादन क्षेत्र चाहे रेशमी वस्त्र का उत्पादन क्षेत्र, तो आप श्रीनगर या बेंगलुरु दोनों में से किसी एक को आप चिन्हांकित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सूती वस्त्र के रूप में किसको रखेंगे, तो सूती वस्त्र के रूप में हम लोग इसको रखेंगे, एक मिनट, सूती वस्त्र के रूप में हम लोग किसको रखेंगे, तो हम लोग बड़ोदरा को भी रख सकते हैं, कानपुर को भी रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम पश्चिम बंगाल में चलेंगे तो हावड़ा चाहे हुगली को भी हम रख सकते हैं। वस्तुतः दक्षिण का यदि पूछता है तो दक्षिण में बेंगलुरु के पास ही कोयम्बटूर है, और कोयम्बटूर के अंतर्गत भी सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। कोयम्बटूर कोयम्बटूर है जहां पर सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। तो देखिए, यह
अगर हम उत्तर की बात करें तो कानपुर को रख सकते हैं। अगर हम पश्चिम की बात करें तो गुजरात का बड़ोदरा रख सकते हैं। यदि पूरब की बात करें तो हावड़ा या चाहे हुबली को रख सकते हैं। अगर दक्षिण के सूती वस्त्र उत्पादन की बात करें तो हम कोयम्बटूर को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। वस्तुतः 2024 के प्रश्न पत्र को उठाकर देखेंगे, चाहे 2023 के प्रश्न पत्र को उठाकर देखेंगे, तो उसके अंतर्गत मैक्सिमम यह प्रश्न किया गया है कि भारत का कोई सूती वस्त्र उत्पादन क्षेत्र को इस चिन्ह से दर्शित कीजिए। तो यह दोनों के लिए काम करेगा। तो पुनः एक बार देखते हैं कि यह जो श्रीनगर है, जो रेशमी तथा ऊनी वस्त्र उत्पादन क्षेत्र के रूप में है, जो कि भारत का है, और यह कहाँ अवस्थित है, तो उत्तर भारत के उत्तर में अवस्थित है। तो उसके बाद यह बेंगलुरु की बात करें, जहां पर ऊनी उत्पादन तथा रेशमी उत्पादन दोनों होता है, और यह कहां है, तो भारत के दक्षिण में अवस्थित है। अगर हम सूती वस्त्र उत्पादन की बात करें तो भारत में किसी भी सूती उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो बड़ोदरा की बात करें, कानपुर की बात करें, चाहे हावड़ा चाहे हुबली की बात करें, चाहे कोयम्बटूर की बात करें, जो कि कोयम्बटूर कहाँ है, दक्षिण में है। तो यह यहाँ से काम आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके अतिरिक्त हम लोग 4 चीज को और देखते हैं कि जैसे पूछता है कि लौह अयस्क उत्पादन उद्योग पूछता है, तो इसमें से 4 उद्योग के विषय में पूछता है मैक्सिमम टाइम। तो 4 उद्योग पर ही हम लोग बात करते, 4 उद्योग पर ही पूछता है। तो इसके अंतर्गत पूछता है जमशेदपुर, जो कि स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, भद्रावती कर्नाटका में स्थित है, चाहे राउरकेला जो उड़ीसा राज्य में अवस्थित है, चाहे भिलाई की बात करें जो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। तो चारों को हम लोग पहले पॉलिटिकल मैप में देख लेते हैं। देखिए, अगर हम जमशेदपुर जो स्टील सिटी की बात करें तो जमशेदपुर स्टील सिटी यहाँ पर है, राउरकेला स्टील सिटी राउरकेला जो आयरन उद्योग अवस्थित है, यहाँ पर उड़ीसा के अंतर्गत यहाँ पर अवस्थित है। अगर हम भिलाई की बात करें तो भिलाई जो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, यहाँ पर अवस्थित है, और भद्रावती की बात करें तो कर्नाटका में यहाँ पर अवस्थित है। अगर हम इसको पॉलिटिकल मैप में देखते हैं तो पॉलिटिकल मैप के अंतर्गत जो आपका जमशेदपुर है, यहाँ पर है जमशेदपुर, जिसको स्टील सिटी के नाम से जानते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यहीं पर अवस्थित है। उसके बाद राउरकेला जो कि उड़ीसा राज्य में अवस्थित है, राउरकेला यह है जमशेदपुर, यानी यह देखिए जमशेदपुर जिसको स्टील सिटी के नाम से जानते हैं, और यह है राउरकेला जो कि उड़ीसा राज्य में है, और यह है भिलाई जो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, भिलाई जो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, और यह है आपका भद्रावती जो कि कहां अवस्थित है, भद्रावती जो कि कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, इन चारों से बहुविकल्पी के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, और इससे यह पूछा जाता है कि भारत का कोई लौह उद्योग को इस चिन्ह से दर्शित कीजिए। तो यह लौह उद्योग से जुड़ा हुआ है, चाहे भद्रावती की बात करें, भिलाई की बात करें, चाहे राउरकेला की बात करें, चाहे जमशेदपुर स्टील सिटी की बात करें। तो यह चारों आपका लौह उद्योग से संबंधित है। इसके अतिरिक्त हम लौह अयस्क उत्पादन जो अलग हम इसके पहले बता चुके हैं, लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र के विषय में कि भारत के लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो 4 क्षेत्रों के विषय में चर्चा किया। और यह 4 जो क्षेत्र हैं, तो देखिए यह जो जमशेदपुर है छत्तीसगढ़ का है, जो राउरकेला है वह झारखंड उड़ीसा का है, जो भिलाई है वह छत्तीसगढ़ का है, और यह जो भद्रावती है कर्नाटक का है। हमको लगता है कि कहीं पर गड़बड़ हो गया मुझसे। जमशेदपुर जो स्टील सिटी है वह झारखंड का है, जो राउरकेला लौह उद्योग है वह कहाँ अवस्थित है, तो उड़ीसा में है। भिलाई लौह उद्योग कहाँ पर अवस्थित है, तो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। भद्रावती लौह उद्योग कहाँ पर अवस्थित है, तो कर्नाटका राज्य में अवस्थित है। अब इसके अतिरिक्त हम लोगों को 2-3 चीजें और देखना है। ऊर्जा संसाधन से देखना है, आणविक ऊर्जा चाहे परमाणविक ऊर्जा की देखना है, तापीय ऊर्जा देखना है, तथा अभ्रक, बक्साइट तथा मैग्नीज के विषय में हम लोग को देखना है। तो इसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत कुछ चीजें, जैसे कि
अगर हम आणविक ऊर्जा केंद्र की बात करें, चाहे परमाणविक ऊर्जा केंद्र की बात करें, चाहे तापीय ऊर्जा केंद्र की बात करें, इसके विषय में देखना है। तो देखिए, आणविक ऊर्जा उत्पादन केंद्र चाहे परमाणविक ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर पाया जाता है, तो आणविक उत्पादन केंद्र के रूप में आप 4 स्थानों को रखिए। नरौरा जो उत्तर प्रदेश में है, नरौरा जो उत्तर प्रदेश में है, तारापुर, तारापुर जो कि महाराष्ट्र राज्य में है, उसके बाद कल्पकम, कल्पकम जो कि तमिलनाडु राज्य में है, और उसके बाद एक और आता है, कौन सा है, एक और है रावलभट्टा, रावलभट्टा जो कि राजस्थान में है, राजस्थान में है। यह 4 जो आणविक ऊर्जा केंद्र हैं, आणविक ऊर्जा केंद्र, तो आणविक ऊर्जा केंद्र नरौरा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए यहाँ पर जो फैक्ट है कि नरौरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, कल्पकम कहाँ है, तमिलनाडु में, रावलभट्टा कहाँ है, राजस्थान में है। हमको एक ऐसा स्थान खोजना है इसके अंतर्गत जो तापीय ऊर्जा तथा आणविक ऊर्जा दोनों के रूप में जाना जाता हो। देखिए, जो नरौरा है उत्तर प्रदेश का है, वह उत्तर में अवस्थित है। तारापुर है जो पश्चिम में अवस्थित है। उसी तरह से कल्पकम की बात करें जो दक्षिण में अवस्थित है और पूरब में अवस्थित है। रावलभट्टा से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि रावलभट्टा आणविक ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर अवस्थित है, तो राजस्थान राज्य में अवस्थित है। तो देखिए, इसको अगर दर्शित करना है तो उत्तर प्रदेश में नरौरा कहाँ है, तो नरौरा यहाँ पर है, नरौरा यहाँ पर है। अगर हम तारापुर की बात करें तो तारापुर यहाँ पर है। यदि कल्पकम की बात करें तो कल्पकम यहाँ पर है। और आपका रावलभट्टा की बात करें तो रावलभट्टा आपका राजस्थान में यहाँ पर है, रावलभट्टा यहाँ पर है। तो आप यह तीनों को दर्शित कर सकते हैं, तीनों को देख सकते हैं, चारों को देख सकते हैं। रावलभट्टा के विषय में, हाँ सॉरी, रावलभट्टा गलत हो रहा है, रावलभट्टा यहाँ पर है, रावलभट्टा यहाँ पर है। तो देखिए, यहाँ पर आणविक ऊर्जा केंद्र के रूप में अगर हम पढ़ रहे हैं तो आणविक ऊर्जा केंद्र के रूप में यदि इसको हम लोग पढ़ रहे हैं तारापुर को, तो यहीं पर नासिक है। और नासिक किसके लिए जाना जाता है, तापीय ऊर्जा के लिए जाता है, जाना जाता है। यानी कि तारापुर जो आणविक ऊर्जा केंद्र है वहीं पर नासिक, नासिक तापीय ऊर्जा केंद्र है, तापीय ऊर्जा केंद्र। तापीय ऊर्जा केंद्र किसको कहा जाता है, तापीय ऊर्जा केंद्र उसको कहा जाता है जहां पर कोयले का प्रयोग करके पानी को उबाल करके वाष्प के द्वारा विद्युत संयंत्र लगाया जाता है, उसको हम लोग तापीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और इसको जो आणविक ऊर्जा केंद्र है तो इसके लिए यूरेनियम, यूरेनियम तथा थोरियम, थोरियम का प्रयोग करके विद्युत का उत्पादन किया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। हम जानते हैं कि यूरेनियम कहाँ से मिलता है, तो यूरेनियम अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं से मिलता है, झारखंड से मिलता है। तथा थोड़ा बहुत यूरेनियम की यदि बात करें तो केरल के मोनोजाइट रेत से भी यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। और उसके बाद थोरियम की बात करें तो थोरियम भी कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो झारखंड राज्य से प्राप्त किया जाता है। तो यह क्या है, यूरेनियम और थोरियम को इस्तेमाल करके विद्युत उत्पादन होता है, उसको हम लोग आणविक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। यह 4 आणविक ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, नरौरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र, कल्पकम तमिलनाडु, रावलभट्टा राजस्थान। तो हमने इसको दर्शित किया। अब इसके अंतर्गत जो तारापुर की बात करें, तारापुर यहाँ पर होगा, तारापुर यहाँ पर होगा, रावलभट्टा यहाँ पर होगा। उसी तरह से अगर हम नरौरा की बात करें तो नरौरा यहाँ पर होगा। उसी तरह से कल्पकम की बात करें तो कल्पकम यहाँ पर होगा। अब ये देखिए कि यहाँ पर हमको तापीय ऊर्जा को भी ऐसे रूप में रखना है जो कि दोनों का काम कर जाए। तो तारापुर जो महाराष्ट्र राज्य है, यहाँ पर एक नासिक, यहाँ पर नासिक पड़ता है जो तापीय ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है। उसी तरह से कल्पकम के पास नेवली, नेवली याद है ना
कि जो कोयला का क्षेत्र, कोयला उत्पादन, जो तमिलनाडु राज्य का कोयला उत्पादन क्षेत्र है नेवली, और नेवली में एक तापीय ऊर्जा केंद्र भी पाया जाता है। तो यहां पर तापीय ऊर्जा के लिए भी रख लीजिए, यानी दोनों का के लिए यह काम कर रहा है। तो कल्पकम, कल्पकम किसके लिए काम करेगा? आणविक ऊर्जा के लिए काम करेगा। नेवली किसके लिए काम करेगा? तो तापीय ऊर्जा के लिए, तापीय ऊर्जा के लिए, ऊर्जा संयंत्र के रूप में। इसी तरह से यहां पर तारापुर है, तारापुर किसके लिए है? तो आणविक ऊर्जा के लिए है, आणविक ऊर्जा के लिए है, आणविक ऊर्जा संयंत्र के लिए है। और यह नासिक जो है, नासिक किसके लिए होगा? तो तापीय ऊर्जा, ऊर्जा संयंत्र के लिए होगा। उसी तरह से यह नरौरा है जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, नरौरा, नरौरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, यह आणविक ऊर्जा के लिए है, आणविक ऊर्जा के लिए है। और यहीं पर एक तापीय ऊर्जा संयंत्र भी पाया जाता है, तापीय ऊर्जा संयंत्र भी पाया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हरदुआगंज। यहीं पर एक पाया जाता है हरदुआगंज, हरदुआगंज जो तापीय ऊर्जा के रूप में है। तो देखिए, यह किसी भी क्षेत्र का यदि पूछता है, चाहे भारत में उत्तर का कोई आणविक ऊर्जा केंद्र पूछता है तो नरौरा, अगर भारत का उत्तर में अवस्थित कोई तापीय ऊर्जा केंद्र तो हरदुआगंज जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। लेकिन अगर इसको छोड़ दीजिए, अगर यह पूछता है कि भारत का कोई आणविक ऊर्जा केंद्र को दर्शित कीजिए, तो आप तारापुर को रख सकते हैं, चाहे नरौरा को रख सकते हैं, चाहे आपका कल्पकम का रख सकते हैं, चाहे आप रावल भट्टा को रख सकते हैं। चारों में से किसी एक को भी आप रख सकते हैं। लेकिन सो मच सो गुड क्या होगा कि आप मैक्सिमम टाइम दक्षिण का पूछता है तो दक्षिण में कल्पकम को रखते हैं। तो कल्पकम क्या है? आणविक ऊर्जा केंद्र के रूप में भी है, तथा यहाँ तापीय ऊर्जा केंद्र जैसे नेवली तापीय ऊर्जा केंद्र है, तो दोनों के रूप में यह काम करेगा। तो भारत में आणविक ऊर्जा केंद्र के रूप में यदि प्रश्न पूछता है, चाहे तापीय ऊर्जा केंद्र के रूप में पूछता है, तो कल्पकम को रख सकते हैं जो जहां पर नेवली तापीय ऊर्जा के रूप में है। यदि उत्तर का कोई पूछता है तो आप नरौरा को रखिए, और नरौरा के अंतर्गत जो तापीय ऊर्जा केंद्र है हरदुआगंज, इसको भी आप रख सकते हैं। तो यह दोनों के लिए काम करेगा। वैसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि भारत का कोई आणविक ऊर्जा केंद्र को इस चिन्ह से दर्शित कीजिए, इस चिन्ह से दर्शित कीजिए। तो कोई भी चारों में से कोई एक भी आप दर्शित कर सकते हैं। तापीय ऊर्जा की यदि बात करता है तो तापीय ऊर्जा को इस चिन्ह से दर्शित कीजिए। तो तापीय ऊर्जा केंद्र के रूप में चाहे हम नेवली की बात करें, चाहे नासिक की बात करें, चाहे हरदुआगंज की बात करें, किसी एक को भी इसके अंतर्गत हम रख सकते हैं। हमने कोशिश किया है कि एक उत्तर को रखते हैं, एक दक्षिण को रखते हैं, और एक तारापुर को इसलिए रख लेते हैं क्योंकि यह पश्चिम में अवस्थित है। रावल भट्टा को तो इसलिए रखते हैं कि कभी कभी राजस्थान का यदि पूछ देता है कि आणविक ऊर्जा केंद्र, राजस्थान का आणविक ऊर्जा केंद्र के विषय को चिन्हांकित कीजिए, तो उसके लिए हमने रखा है। अब उसके बाद इसके अतिरिक्त हम लोग को ज्योग्राफी में और क्या देखना है? तो ज्योग्राफी में अन्य चीजें देखना है। हम लोग को कुछ चीजों को और देखना है, जैसे कि अगर हम बात करें तो अबरख उत्पादन की बात करें, तो अबरख का उत्पादन सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड है। तो झारखंड में हजारीबाग, तो आपका हजारीबाग यह झारखंड का क्षेत्र है और यह बिहार का क्षेत्र है। और इसके अंतर्गत जो हजारीबाग है, हजारीबाग और गया दो क्षेत्र है। गया बिहार का क्षेत्र है, बिहार का, और झारखंड क्या है? ये हजारीबाग क्या है? तो यह झारखंड में है, झारखंड में है। तो यह दो क्षेत्र है जो कि अबरख उत्पादन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर मैप में देखिए कि इस प्रकार के जो मैप मिलेगा, यहाँ पर आप क्या करेंगे? तो यह बिहार का क्षेत्र है, तो बिहार के अंतर्गत गया और हजारीबाग, हजारीबाग यह हो गया गया जो कि बिहार राज्य में अवस्थित है, और यह हुआ झारखंड यानी कि हजारीबाग, हजारीबाग जो कि कहाँ अवस्थित है? झारखंड राज्य में अवस्थित है। यह अबरख उत्पादन के लिए है, अबरख उत्पादन के लिए है। उसके बाद मैग्नीज उत्पादन के रूप में, तो मैग्नीज उत्पादन के रूप में केदुझर
और बालाघाट नागपुर। तो नागपुर याद है आपको, 1920 का दिसंबर का कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में होता है और मैग्नीज उत्पादन के लिए नागपुर को रखिए, नागपुर। उसके बाद बालाघाट, तो बालाघाट यहीं पर है। केदुझर कहाँ है, तो उड़ीसा राज्य में है और यह उड़ीसा राज्य का क्षेत्र है और केदुझर यहीं पर पड़ेगा। यानी अगर इस मैप के अंतर्गत हम बात करें तो इस मैप के अंतर्गत आपका नागपुर, उसके बाद बालाघाट, उसके बाद यहां पर पड़ेगा केदुझर। तो यह दोनों ही मैप पर मैं दर्शित करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। यानी कि मैग्नीज उत्पादन केंद्र के रूप में किसको जाना जाता है, तो नागपुर को रख सकते हैं, या फिर केदुझर जो उड़ीसा का क्षेत्र है। चाहे बालाघाट की बात करें तो बालाघाट भी कहाँ अवस्थित है, महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। तो इसके अंतर्गत यदि पूछता है कि भारत का कोई मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र, तो केदुझर को रखिए, उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। कई हम लोगों को यहाँ पर मिला है क्योंकि रावल भट्टा भी यहीं पर था, केदुझर भी यहीं पर मिल गया। सबसे ज़्यादा लौह अयस्क उत्पादन अगर राज्य की को पूछता है तो उड़ीसा राज्य को ही दर्शित करना पड़ेगा, तो यहाँ पर केदुझर को रखिए। वैसे नागपुर को भी रखते हैं तो नो सो मच सो गुड, क्योंकि नागपुर को हम लोग इतिहास के तौर पर भी, इतिहास के अंतर्गत जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके रूप में भी हम लोग देख चुके हैं। इसके अतिरिक्त एक और बचता है बक्साइट। तो बक्साइट में कटनी कहाँ स्थित है, तो एमपी में स्थित है। तो कटनी में इसको रखिए, कटनी। उसके बाद कहाँ रखिए, तो एक जगह और है कटनी, नागपुर में भी क्या हो रहा है, तो बक्साइट का उत्पादन हो रहा है। तो हम नागपुर पहले से चिन्हित किए हैं। तो अगर पूछता है कि बक्साइट, भारत का कोई बक्साइट उत्पादन केंद्र, तो सबसे बढ़िया है कि नागपुर को यदि रखते हैं तो मैग्नीज का भी मिलेगा और बक्साइट को भी मिलेगा। लेकिन अगर एमपी का पूछ देता है तो वहां पर कौन सा है, कटनी है। कटनी में भी क्या हो रहा है, बक्साइट का उत्पादन हो रहा है। अगर कटनी के बाद कौन सा और है, तो अमरकंटक, बिलासपुर कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। तो अगर छत्तीसगढ़ का पूछता है तो बिलासपुर को यहां पर लाइए, बिलासपुर यहां पर लाइए। तो यह हो गया महाराष्ट्र का कटनी क्षेत्र, यह हो गया महाराष्ट्र का नागपुर क्षेत्र, यह हो गया एमपी का कटनी, और यह हो गया बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। और यह किसके लिए जाना जाता है, तो यह बक्साइट उत्पादन के लिए जाना जाता है, बक्साइट उत्पादन के लिए। अब इस मैप में, यानी कि इस मैप में हम लोग देखते हैं तो कटनी आपका यहां पर पड़ेगा। उसी तरह से अगर नागपुर की बात करें तो नागपुर तो यहां पर हमने चिन्हांकित किया ही है। बिलासपुर की यदि बात करें तो बिलासपुर यहां पर पड़ेगा जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। यह बिलासपुर है, बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ में है, यह जो कटनी है, कटनी कहां पर अवस्थित है, तो एमपी में अवस्थित है, मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और यदि यह नागपुर की बात करें तो नागपुर कहां अवस्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। तो महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित नागपुर को देखते हैं तो नागपुर दोनों ही रूपों में, बक्साइट उत्पादन के रूप में और मैग्नीज उत्पादन, दोनों ही रूपों में आपका काम करेगा। वैसे अगर एमपी का पूछता है तो कटनी, और यदि छत्तीसगढ़ का पूछता है तो बिलासपुर। वस्तुतः इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अगर पूछा भी गया है तो भारत का कोई बक्साइट उत्पादन केंद्र, या भारत का कोई मैग्नीज उत्पादन केंद्र, या फिर भारत का कोई अबरख उत्पादन केंद्र, तो इस तरह से अगर पूछता है तो नो डाउट आप, अगर अबरख को पूछता है तो हजारीबाग को रखिए। उसके बाद अगर बक्साइट को पूछता है, चाहे मैग्नीज को पूछता है, तो नागपुर को रखिए। नागपुर कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, कई चीजें यहां पर मिल रहा है, इसलिए नागपुर को याद करना आसान काम है। तो यह हुआ आपका अबरख, बक्साइट तथा मैग्नीज। अब बचता है आपका एक और चीज, यहां से बचता है, तो यहां से बचता है दो गलियारे के विषय में पूछ रहा है और एक हजीरा जगदीशपुर पाइपलाइन के विषय में पूछ रहा है। तो हजीरा जगदीशपुर पाइपलाइन हम पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र के रूप में देख रहे थे। तो पेट्रोलियम उत्पादन, गुजरात का जो हजीरा है पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र, अंकलेश्वर है, बड़ोदरा है। और यह जो पाइपलाइन है, जो हजीरा जगदीशपुर पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है, तो यह पाइपलाइन इस तरह से जाता है और एमपी में
विजयनगर, विजयनगर, विजयनगर से वह राजस्थान राज्य में प्रवेश करता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के औरैया, औरैया, औरैया से यह टर्न करता है और कहाँ जाता है, जगदीशपुर में जाता है, जगदीशपुर। और यहीं से यह कहाँ निकल जाता है, जगदीशपुर से होते हुए यह निकल जाता है सोनीपत, दिल्ली, हरियाणा के क्षेत्रों में निकल जाता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर इस पाइपलाइन के विषय में पूछता है तो हजीरा से जगदीशपुर पाइपलाइन पूछता है। यह हुआ। उसके बाद एक और जो कि जिसको हम लोग उत्तर दक्षिण गलियारा, तो उत्तर दक्षिण गलियारा कहां से प्रारंभ होता है, तो श्रीनगर से प्रारंभ होता है। और कहां तक दक्षिण में कहां तक जाता है, तो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक जाता है। यह कई राज्यों से होकर के आता है। यह राष्ट्रीय मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। और इस तरह से यह क्या होता है, कई राज्यों से होकर के गुजरता है। तो इसको देखिए, इसको लगाने के लिए कोई आपको यह नहीं करना है। ये इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो NH-44 के नाम से जानते हैं, जो कि भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसको हम लोग उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इससे बहुविकल्पी के प्रश्न भी बनाए जाते हैं कि उत्तर दक्षिण गलियारा में उत्तर किस स्थान पर है, तो श्रीनगर में, और दक्षिण किस स्थान पर है, तो कन्याकुमारी में। अगर इसको लोकेशन अगर मैप में लोकेट करने के लिए देता है तो आप लोग इस तरह से खींचिएगा, इसमें कोई झंझट नहीं है। और ये मत सोचिए कि यह गलत होगा, क्योंकि यह क्या जानना चाहता है, यह जानना चाहता है कि उत्तर दक्षिण जो गलियारा है, उत्तर दक्षिण गलियारा को आप जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं। तो आप इस तरह से खींच लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसको NH-44 के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से एक जो पश्चिम और पूरब का गलियारा है, जो कि पोरबंदर से प्रारंभ होता है, पोरबंदर से, और वह क्या कैसे, तो यह पश्चिम बंगाल होते हुए भूटान वगैरह भूटान का जो यह क्षेत्र है, तो भूटान हमको कोई मतलब नहीं है। यह कहाँ तक जाता है, आसाम के सिलचर तक जाता है। सिलचर, यह आसाम राज्य में है, आसाम राज्य में है। और यहाँ तो यह पूर्वी छोर है, और यह कौन सा है, तो यह है पश्चिमी छोर। और पश्चिमी छोर कहाँ तक आ रहा है, पोरबंदर तक। पोरबंदर कहाँ अवस्थित है, तो पोरबंदर गुजरात राज्य में अवस्थित है, गुजरात राज्य में। इसको किस राष्ट्रीय राजमार्ग से जाना जाता है, तो इसको NH-27 यानी कि NH-27 के नाम से जाना जाता है। इसको NH-27 के नाम से जाना जाता है। तो हमने कहा ना कि जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के अंतर्गत थोड़ा सा मैप डिफिकल्ट है, और हमने कोशिश किया है कि जहां से संभावना है कि जहां से मैप का कार्य पूछ सकता है, उन सभी को हमने दर्शित करने का प्रयास किया है। तो हम आज इस पार्ट के अंतर्गत हम लोगों ने क्या बहुत सी चीज़ों को देखा। जैसे जीवाश्म ईंधन की बात करें तो कोयला को देखा, पेट्रोलियम को देखा, और प्राकृतिक गैस को देखा। उसके बाद लौह अयस्क के क्षेत्र को देखा। उसके बाद क्या देखा, तो ऊनी उत्पादन क्षेत्र को देखा, सूती वस्त्र उत्पादन क्षेत्र को देखा, उसी तरह से रेशमी वस्त्र उत्पादन क्षेत्र को देखा। अब रेशमी वस्त्र उत्पादन की बात करें, चाहे सूती वस्त्र उत्पादन की बात करें, चाहे ऊनी वस्त्र उत्पादन की बात करें, तो वाराणसी को भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वाराणसी और मिर्जापुर का जो क्षेत्र है वह ऊनी वस्त्र का भी उत्पादन होता है और सूती वस्त्र का भी उत्पादन होता है, तो उस पर भी हमने चर्चा किया। उसके बाद हमने देखा कि खनिज के रूप में अबरख को देखा, मैग्नीज को देखा, बॉक्साइट को देखा। उसके बाद हम लोगों ने चाहे तापीय ऊर्जा की बात करें, चाहे आणविक ऊर्जा की बात करें, इन सबको भी देखा। जगदीशपुर पाइपलाइन को देखा, हजीरा जगदीशपुर पाइपलाइन को देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उत्तर दक्षिणी गलियारा को देखा। उसके बाद पूरब पश्चिमी गलियारा को देखा। और लगभग मैं उम्मीद करता हूं कि जितना इसके अंतर्गत हम लोग देखे हैं उतना से हम लोग ज्योग्राफी इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। हाँ, ये 2 ही 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं भूगोल के अंतर्गत।
तो इन सब चीज़ों को देखने का प्रयास कीजिएगा। मैं कोशिश किया हूँ कि चाहे तापीय ऊर्जा केंद्र की बात करें, चाहे आणविक ऊर्जा केंद्र की बात करें, तो तापीय ऊर्जा केंद्र और आणविक ऊर्जा केंद्र के रूप में तो हमने कहा कि तारापुर और नासिक को रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कलक्कम तथा नेवली को रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र और ऊनी वस्त्र के रूप में श्रीनगर को रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार से ऊनी और रेशमी वस्त्र जो कि दक्षिण में अवस्थित है बेंगलुरु को रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र के उत्पादन के रूप में वाराणसी तथा मिर्जापुर क्षेत्र को दर्शित करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से आज मैप का कार्य, संपूर्ण रूप से मैप का कार्य यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू।